જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે વીઆઈપી ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ચેરમેન દિલીપ પિરામલ છે. આગળ આપણી સાથે ઓવરઓલ સેક્ટોરલ આઉટલુક કેવી રીતના ઓન ગ્રાउंड सिचुएशन देखाई रही है આ બધા વિશે ચર્ચા કરવા માટે बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए दिलीप जी. सबसे पहले शुरुआत में ओवरऑल डिमांड से करना चाह रही थी क्योंकि चीज़ें अनलॉकिंग के फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं. अब डिमांड सिचुएशन क्या है, एक हाईलाइट उसी से शुरुआत करें. है कि 1.5 साल तक, कोविड के 1.5 साल तक तो हमारा डिमांड बिल्कुल ही नहीं थी और अभी गए 6 महीनों में काफ़ी सुधार है और हमारा प्रीवियस तिमाही था जो अक्टूबर टू दिसंबर पहले से तो काफ़ी अच्छा था और अभी हमें काफ़ी आशा है कि अगला तिमाही जो हमारा वर्ष का सबसे बड़ा तिमाही होता है अप्रैल से जून तक, उसमें काफ़ी आशा है कि अच्छा बिक्री अच्छी होगी. सर मैं एक कमेंट आपकी तरफ से इन टर्म्स ऑफ पेंटअप डिमांड भी समझना चाह रहे थे क्योंकि जितने भी ये अनलॉकिंग थीम वाली कंपनी से हम लोग बात कर रहे हैं वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे रिवेंज काइंड ऑफ सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा और क्वांटम में दिख रही है. आपकी तरफ से क्या ये साइंस ऑन ग्राउंड सिचुएशन पे दिख रही है, किस तरीके से क्वांटम दिख रहा है, परफॉर्मेंसेस क्या दिख रहे हैं प्रीमियम प्रोडक्ट्स की अगर टिपिकली बात करें वहाँ पे एक आइडिया? ये है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो रिवेंज बाइंग और मतलब पेंट अप डिमांड में कहूँगा. और जैसे हमारे 2-3 मेन ड्राइवर्स ऑफ बिजनेस होते हैं, तो सबसे बड़ा तो खैर ट्रैवल है, तो वो तो एकदम बढ़ रहा है. अभी इंटरनेशनल ट्रैवल भी आज से खुल गया है, तो उसमें तो काफ़ी लोगों की इच्छा है कि अभी ट्रैवल करें और बड़े बड़े प्लान्स कर रहे हैं लोग. और दूसरा होता है विवाह. विवाह का भी अभी लगन का सीजन भी शुरू हो गया है और लोगों ने गए 2 वर्ष में इतने नहीं ज़्यादा कर सके और जिन्होंने किया है छोटे रूप में किया है, तो इसमें भी काफ़ी आशा है कि बड़े रूप से करेंगे. तो लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि अभी थोड़ा सप्लाई पोजीशन इतना खुला हुआ नहीं है क्योंकि जो चीन से सामान आता था वो तो एकदम ही अभी कम हो गया है और अभी मान लीजिए डिमांड जो सामान्य से अभी 50% ज़्यादा हो जाए तो आज किसी के पास भी इतना माल नहीं है कि उसकी बिक्री हो जाए. तो ठीक है, अभी देखेंगे क्या होता है. मुझे इसके ऊपर एक्चुअली आपसे डिटेल में थोड़ी बातचीत करनी भी है क्योंकि सप्लाई डिसरप्शंस अक्रॉस द इंडस्ट्रीज देखा गया है, सिर्फ आपकी इंडस्ट्री के लिए नहीं. ये सिचुएशन पैन आउट होते हुए कितना स्टेबलाइजेशन के लिए वक्त लगेगा और एक चीज़ इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल प्राइसिंग क्योंकि वहाँ पे भी कुछ जो इन्फ्लेशन दिखा है उसकी वजह से इम्पैक्ट होता हुआ देखेंगे हम लोग. पिछले साल के मुकाबले अब कंडीशन क्या है, एक आइडिया इसके ऊपर भी आप अगर मुझे दे पाएँ क्यूमुलेटिवली. देखिए, गए वर्ष की कोई तुलना करने में कोई सार नहीं है क्योंकि गए वर्ष हमारा बिजनेस तो काफी कम हुआ था. लेकिन ये तो है ही कि अभी सारे मतलब अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज सप्लाई चेन तो डिस्टर्बेड ही है. उससे भी ज्यादा है कि दामों में बहुत वृद्धि हुई है. तो जैसे अभी हमारे लगेज में जो 4 मेन रॉ मटेरियल होते हैं सारे विश्व में, एक तो क्रूड ऑयल और उससे प्लास्टिक मटेरियल बनता है, उसमें बहुत 50% वृद्धि हो गई है. फिर एल्यूमिनियम वो भी लगता है लगेज में, वो बढ़ गया है. स्टील वो भी बढ़ गया है और फिर ये फैब्रिक्स वगैरह वो भी जो पॉलिएस्टर फैब्रिक वगैरह होता है वो भी पेट्रोकेमिकल से ही बनता है. तो ये चारों चीजों में और पेपर हमारे पैकेजिंग में पेपर लगता है. ये सब हमारे बड़े सॉर्ट ऑफ रॉ मटेरियल या इनपुट कॉस्ट हैं. सब जगह ही बहुत मतलब मार्केट इज ऑन फायर. तो ये है कि अल्टीमेटली हमारे जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज नॉट द मेजर कॉस्ट. यानी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वगैरह काफी ज्यादा रहता है बिकॉज लगेज एकदम वॉल्यूमनस प्रोडक्ट है और इतना महंगा भी नहीं है. तो फ्रेट कॉस्ट इज वेरी लार्ज, रिटेलिंग कॉस्ट इज वेरी हाई. Manufacturing cost itself is only about 1/3 of the selling price to the consumer. Distribution cost काफी होता है आजकल सभी चीजों में. डिस्ट्रीब्यूशन रिटेलिंग कॉस्ट इज क्वाइट हाई और हमारे जैसे प्रोडक्ट में और ज्यादा होता है. तो ये सब तो है ही, लेकिन ये सबके लिए लागू होता है और
उसको तो मैनेज करना ही पड़ता है। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, एक इंडस्ट्री साइज के फ्रंट के ऊपर आपकी तरफ से कमेंट, कैसे आप आगे नेक्स्ट 1 to 2 years बढ़ते हुए देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, और साथ ही मार्केट शेयर किस तरीके से वर्कआउट होता हुआ देख पाएंगे हम लोग, गिवन दैट कंडीशन इतना अच्छा ट्रैवल रिज्यूम हो रहा है और डिमांड भी, पेंट अप डिमांड आगे बढ़ती हुई दिख रही है। तो एक इसके कंपैरेटिव एनालिसिस अगर आप मेरे साथ शेयर कर पाएं। ऐसी बात है कि अभी गए 5 वर्षों में, मतलब 2 वर्ष तो कोविड में ही बर्बाद हो गए, और उसके 2-3 वर्ष पहले हमारे थोड़ा मार्केट शेयर में हमारे घाटा हुआ था। यानी जो हमारा मार्केट शेयर 50% था वो 45% पे आ गया था, फॉर वेरियस रीजन, यानी प्रोडक्ट मिक्स वगैरह चेंज हो गए थे, थोड़ा मार्केट लोअर वैल्यू प्रोडक्ट्स में चले गया था, और उसमें हम लोग, उसमें थोड़ा हमारा मार्केट शेयर का नुकसान हुआ था। अभी हम लोग वी फील कि हम लोग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में हैं। ये बात जरूर है कि अभी थोड़े बहुत नए एंट्रेंट्स भी आ रहे हैं, और लेकिन अभी बहुत छोटे हैं तो इतना आइडिया नहीं है। तो देखना जो अभी पड़ेगा क्या होगा, किससे वो मार्केट शेयर किससे लेते हैं। मुझे तो अभी, बल्कि अभी हमारा मार्केट शेयर कोई 47% है, और मेरी तो ये इच्छा है और हमें आशा भी है कि हम लोग फिर से वो 50% के आंकड़े तक आ जाएंगे। ओके, अग्रीड सर। और प्राइसिंग सिनारियो, आपने ऑलरेडी कितने प्राइस हाइक्स ले लिए हैं और कितने क्वांटम में यहाँ से दिख रही है आपको चीजें? गए वर्ष में हमने लगभग 5% दामों में वृद्धि की थी, और अभी हमने की है इस वर्ष में भी, यानी शायद मार्च में ही किया था 5% और लगभग। और अभी तो ये ठीक है। अभी देखिए, अगर और मतलब बहुत ज्यादा जैसे रॉ मटेरियल और इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएंगे तो फिर और भी करना पड़ेगा, तो करेंगे। अभी और क्या उपाय है। ओके, अग्रीड सर। और क्योंकि हम लोग ये फाइनेंशियल ईयर तो क्लोज करने के ऑलमोस्ट स्टेज पे हैं, मैं आपकी तरफ से एक आइडिया इन टर्म्स ऑफ FY23 किस तरीके से पैन आउट हो सकता है। आपके कुछ कमेंट्स तो मैं पढ़ रही थी, FY23 के लिए आप तकरीबन 2000 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट लेकर चल रहे हैं, लेकिन कैसे शेप अप होगा, आपके क्या प्लान्स हैं, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं नए साल को लेकर। अभी मैं 2 मिनट में क्या बताऊंगा आपको प्लान्स, लेकिन अच्छे प्लान्स हैं, और हमेशा की जैसे भी नए उत्पाद लाते हैं, और अच्छे उत्पाद लाते हैं, और एफिशिएंटली काम करते हैं।